नमस्कार किसान भाइयों। छत्तीसगढ़ में मूंग की खेती की अपार संभावना है। छत्तीसगढ़ में उत्तर में सरगुजा से लेकर के दक्षिण में बस्तर क्षेत्र तक मूंग की खेती होती है और छत्तीसगढ़ की जलवायु मूंग की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ की जलवायु नम एवं गर्म है और ये हर क्षेत्र में इसकी खेती हो सकती है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओस के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एफपीओस के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत एफपीओस को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये एफपीओ इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है।
मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूँ तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं एफपीओ में जुड़ गया हूँ तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है एफपीओ के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है। और एसएफएसी की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। एफपीओ आसला बाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊँ। आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान नहीं जाऊले, किंतु एखन एफपीओ संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाकर पाखे धानटा पाई पारुछु और लाभवान बहुत होछु। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। कृषि दर्शन दिखैया सबो भाई बहनी वाला जय जोहार। संगी हो, खरीफ के मौसम में वायु में नमी रही थे और तापमान अधिक रही थे और ये दोनों परिस्थिति कीड़ा बीमारी के बढ़े पर बहुत उपयुक्त है। एक से खरीफ में कीड़ा और बीमारी के प्रकोप ज़्यादा होते। आज हम बात करबो खरीफ फसल में कीट और रोग के नियंत्रण कैसे करे जाए। ये विषय में जानकारी देवर हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी से कृषि विशेषज्ञ श्री शक्ति वर्मा सर। सर आप मन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। संगी हो, आप मन ला कोनो प्रश्न पूछना हो ही ये विषय के संबंध में तो आप मन हमारे ये टोल फ्री नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। हमारा नंबर है 1800233948। अब चर्चा की शुरुआत करना। सर हमारे साथियों को सबसे पहले ये बताइए कि खरीफ फसल में कौन कौन से रोगों का कीटों का ज़्यादा प्रकोप होता है और उन कीटों का नियंत्रण किस ढंग से किया जाए। जी देखिए दीदी, हमारा जो छत्तीसगढ़ अंचल है धान के कटोरा के नाम से सब जानते हैं, पूरे विश्व में फेमस है। ये धान का कटोरा है और यहाँ नाम से स्पष्ट है कि धान की खेती बहुत आयत में होती है। एक से एक हमारे पास वैरायटीज़ हैं धान की और सुगंधित है और पुरानी वैरायटीज़ हैं। अब हाइब्रिड अभी आया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ किसान धान की खेती में एक पारंगत हैं। और धान का कटोरा होने से इसमें कीट व्याधियाँ भी तरीके से लगती है, बहुत अधिक मात्रा में लगती है बेतहाशा। और अधिक उत्पादन लेने की क्षमता किसानों की जो होती है, क्योंकि हमको अधिक अपना सर्वाइवल के लिए, गुजारा करने के लिए अधिक उत्पादन लेने की अब होड़ सी मची हुई है। जिससे किसान भाई नाना प्रकार के दवाई खाद का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो इसमें अब तरह तरह के बीमारियां, कीड़े भी उत्पन्न हो चुका है। तो धान में हम पहले जो कीड़े की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण कीट है धान का तनाछेदक। अच्छा, धान का तनाछेदक कीट जो है धान के जो निचली हिस्से रहता है, जड़ से ऊपर लगभग 3 इंच ऊपर, वहाँ पर से छेद करके जो उसका गोब है, मुख्य तना रहता है, उसको काट देता है। अब तना काट दिया तो उसमें पोषण और जल की सप्लाई रुक जाती है। तो वो एक मृत गोब, कंसे की अवस्था मृत गोब बनता है। यदि बाली की अवस्था में है तो वो सूखी बाली के नाम से जाना जाता है। जो हम देख सकते हैं ये सूखी बाली, बाली की अवस्था में सूखी बाली बनी हुई है। ये तना छेदक से प्रभावित धान है। आप देख सकते हैं कितना तरीके से पूरे एक पौधे के सारी बालियों को चूस के सुखा दिया, खत्म कर दिया। इसमें उत्पादन नहीं आएगा और हमारा उत्पादन 2 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक का गिर जाता है। जी। तो धान के तना छेदक नियंत्रण के लिए हम
एक जो हमारे पास फिरोमोन ट्रैप आता है, जो गंध पाश बोलते हैं। अच्छा। उसमें मादा कीट का गंध रहता है। अच्छा। तो वो बहुत सस्ता सा डिवाइस है। जी। 45 रुपए में पड़ता है एक। अच्छा। और 1 एकड़ में 10 लगाना है, तो 450 रुपए में हम लगा के जी। उसमें मादा कीट का गंध रहता है, तो नर कीट उसमें आकर्षित होते हैं। जी, जी। तो नर कीट आने से जो मिलन की प्रक्रिया है, खेत में हमारे नर कीट खत्म हो जाते हैं, तो मिलन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। उससे जो नेक्स्ट जनरेशन का जो वृद्धि होना है, वृद्धि नहीं हो पाती, खत्म हो जाता है। जी, तो जी। कीटों की एक जनरेशन। सर पहले एक साथी का फोन सुन ले। जी। हेलो हेलो। हाँ दीदी, जय जोहार। जय जोहार। आपन कौन बोला था? भागवत निर्मलकर कौरा जेवरा बेमेतरा जी। का पूछना है आप मन ला? अभी जो धान सरना प्रजाति के लिए है ना, हाँ। फसल, वो में सफेद सफेद पूरा दाग, ये धब्बा दिख रहा है, और धब्बा के अंदर में छोटे छोटे कीड़ा दिख रहा है, अंडा नुमा। जी जी जी। और तो इनको कौन सी दवाई डाल के रोकथाम किया जा सकता है, ये संबंध में विस्तृत जानकारी चाहिए। जी 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 सर बताइए। जी, ये छोटे छोटे जो कीड़े हैं तना छेदक के ही हो सकते हैं, और तना छेदक के कीट को खत्म करने के लिए मैं आगे बताने ही वाला हूँ भागवत भाई कि इस तना छेदक के जो कीट हैं शुरुआती अवस्था में छोटे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय निकलते जाता है, धान के पौधे बड़े होते जाते हैं, तो इनको पोषण भरपूर मात्रा में मिलता है, तो ये हिष्ट पुष्ट होते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो अभी शुरुआती अवस्था है इसलिए छोटा नज़र आ रहा होगा, तो बाद में हम उसको बड़े हो जाता है, उसको तितली निकलती है। तो फिरोमोन ट्रैप के बारे में ही बात कर रहा था। अच्छा। इसको अगर आपने लगाया होता तो वो अंडे देने की प्रक्रिया बाधित होती है, तो इल्ली बनता ही नहीं। जी, जी, अभी भी आगे है, तो कोई बिगड़े बात नहीं बिगड़ी है। जी। हम जो दवाई आगे तना छेदक के लिए बताने वाले हैं वही आप खेतों में डालें अनुशंसित मात्रा में, तो आपको निराकरण मिलेगा। जी। तो तना छेदक कीट के लिए हम फिरोमोन ट्रैप 10 प्रति एकड़ में हम लगाएं उसको, और सस्ती सी चीज़ है। और फिरोमोन ट्रैप के अलावा आप टी आकार की खूंटी लगाएं, और पौधों में दूरी सही होनी चाहिए। अच्छा। और साथ ही अगर इनसे नियंत्रण ना मिले, ये सब क्रियाएं करने से अगर नियंत्रण नहीं मिलता है, तो एक बहुत अच्छी सी दवाई है जो सुरक्षित है मित्र कीटों के लिए, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल। अच्छा। भागवत भाई, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल दवा 18.5 सांद्रता का मिलता है। इसे हम 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, या फिर बाजार में फ्लुवेंडामाइड नाम की एक दवा मिलती है 39.35 SC का, उसे हम 20 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, तो मित्र कीट के लिए भी सुरक्षित है और हमारा तना छेदक का पूरा नाश हो जाता है। जी जी जी। धान में दूसरा कीट है धान का भूरा माहो, जिससे किसान परेशान रहता है। जी जी। और ये भूरा माहो में प्रतिरोधकता आ चुकी है हमारे नए कीटनाशकों के प्रति, तो नित्य नए हर साल ये कीटनाशक। पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो। मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी 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 जी, प्रश्न पूछिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब जी को राम राम। राम राम। राम राम। हाँ, आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमारी धान की फसल जो है गभोट अवस्था में है। जी हाँ। ऐसी स्थिति में अगर तना छेदक प्रकोप रहे या फिर ऊपर से पैरा टाइप का हो रहा है धान, तो इसके लिए हमको क्या उपचार करना चाहिए? दूसरी बात ये है कि कुछ दिनों के बाद अब माहो जो है वो प्रकोप करने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में हमें कौन सी सावधानी रखना चाहिए जिससे हम अपनी धान की रक्षा कर सकें? जी 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 सर बताइए। जी पटेल जी, ये इसमें हम देखते हैं कि अभी जो पैरा नुमा आप बोल रहे हैं, तो ये पैरानुमा होना भूरा माहो का निशानी हो सकता है। कि हो सकता है कि आपके खेत में भूरा माहो का प्रकोप हो, या फिर भूरा माहो का प्रकोप नहीं है, अगर गभोट अवस्था में है, धान हरी है लेकिन कुछ बालियाँ सूखी है, तो एक तना छेदक का प्रकोप हो सकता है। यदि ये दोनों का प्रकोप नहीं है, तो वहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, जिसके कारण पौधे छोटे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे, उन दवाइयों का आप नोट करके खेतों में डालें तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। पटेल जी। जी 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 सर, और धान में कौन से कीट प्रकोप कर सकते हैं आप जो बता रहे थे? जी, धान का भूरा माहो जिससे किसान अभी परेशान है, जैसे पटेल जी का ही फोन आया था। जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें लगातार प्रतिरोधकता आ रही है और हम नित्य नए दवाओं का उपयोग करते हैं। जी। धान का भूरा माहो का नियंत्रण से पहले हम जानेंगे कि दीदी इसमें कैसे भूरा माहो पनपता है। जी जी। तो इसमें हम देखेंगे 3-4 कारण हैं जिस कारण भूरा माहो का विकराल रूप हम देखने को मिल रहा है। जी जी। तो किसान भाई अधिक उत्पादन के लिए पास पौधे को लगाते हैं, अधिक बीज दर का उपयोग करते हैं। जी। दूसरा सिंथेटिक पैराथ्राइड नाम का एक ग्रुप होता है कीटनाशकों का। जी जी। उसका उपयोग तना छेदक या दूसरे कीटों को मारने के लिए। एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैम नमस्कार। जी, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम नमस्कार। जी
जी मैम, अभिषेक गुप्ता बोल रहा हूँ, कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। जी जी मैम वो मतलब वो तना छेदक के बारे में पूछना था मैम, जो धान का जो श्री विधि है उसी के बारे में विस्तृत जानकारी थोड़ा सर से लेना था मैम, कैसे लगाते हैं उसको, मतलब क्या उसका टाइम लाइन है, यही पूछना था सर से श्री विधि के बारे में। सर ये श्री विधि की जानकारी चाह रहे हैं। गुप्ता जी देखिए, अभी तो कीट व्याधियों के बारे में बात चल रही है, लेकिन मैं श्री विधि के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ कि श्री विधि में एक सिद्धांत है, ये मेडागास्कर पद्धति बोलते हैं श्री विधि को, और मेडागास्कर नाम के एक देश से आया है ये। इसका सिद्धांत ये है कि हम धान जब तक हम एक जगह से दूसरे जगह प्रतिस्थापित ना करें तो उसका पौधा नहीं उपजता। एक ही जगह लगाने से उसको उखाड़ना ही पड़ता है, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ किसान भाई ब्यासी कहते हैं, उसमें हम नागर से उखाड़ते हैं, चाहे रोपाई कहें, तो किसी न किसी तरह से उसको डिसलोकेट या जगह से हटाना पड़ता है। तो श्री विधि में 12 से 14 दिन का धान, 12 से 14 दिन का धान लगभग 2 इंच का होता है। अच्छा। उसको लगाना तो वो 25 बाई 25 सेंटीमीटर की दूरी में, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, मतलब एक स्केल से थोड़ा सा कम, तो दूरी उसमें ज्यादा होती है। उसका मार्कर रहता है, उस मार्कर में चौकोने 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 पूरे खेत में बनते हैं, उन कोने कोने को हम रोपाई कर दिया जाते हैं। तो श्री विधि से इसमें जैसे हम देख सकते हैं 4-5 कंसे ही हैं, लेकिन श्री विधि में हम देखते हैं कि 35 से 40 कंसे, 35 से 40 बाली आता है, क्योंकि हमने धान को एकदम छोटे में प्रतिस्थापित कर दिया है। तो ये तरीका उत्पादन के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है किसानों को लगाने में, क्योंकि 2 इंच का पौधा पकड़ने में ही नहीं आता। लेकिन अगर किसान भाई करें तो बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। इसमें कीट नियंत्रण भी आसान होता है। जी सर, आप धान की बीमारियों के बारे में बता रहे थे। इसमें एक हमने अभी देखा कि धान की बालियों में एक मकड़ी का भी प्रकोप होने लगा इन दिनों, जो हमारे किसान भाई बताते हैं, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए? अभी दीदी मकड़ी बहुत ज़्यादा किसान भाइयों में जागरूकता नहीं है, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न जिलों में जो स्थापित हैं वो इस बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। सर पहले एक और साथी का फोन सुन लें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी नमस्कार, मैं सिरवावाना बेमेतर से भुवन भाई जांगड़े बोला था। जी जांगड़े जी, क्या पूछना है आपको? डॉक्टर साहब भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जांगड़े जी। जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि धान में चितरी बीमारी के प्रकोप हो गए हैं। अच्छा। और धान के पत्ता में गेरुआ कलर के धब्बा दिखा थे, तो एकर का कारण है, एकर निदान हेतु का करना चाहिए, जानकारी लेना रही से। जी जांगड़े जी। जी बताइए। धान में जिन चितरी हो गए है ओकर बार आप मन सिंथेटिक पैराथ्रेट जिन हमन क्लोरोसाइपर बोलथन, ओकर उपयोग किसान मन करथे, जेकर उपयोग नहीं करना चाहिए। वही बात रहे मैं कि भूरा माहो के प्रकोप अगर से बढ़थे तो चितरी पर मैं बहुत अच्छा दवाई एक बता था, तेला आप मन नोट कर लो। जैसे फिप्रोनिल एक दवा आते 5% के, जो बिल्कुल दूधिया कलर के गाढ़ा रंग के रही है, बोला 350 मिलीलीटर प्रति एकड़ बने घोल करके छिड़काव करूँ एक समान मात्रा में 200 लीटर पानी मिला करके, तो चितरी से बिल्कुल निजात मिली। और जिन चितरी हवे वो प्रकाश संश्लेषण बाधित करते, तो शीघ्र ही शीघ्र आप मैंने दवाई के छिड़काव करो। जी सर, आप बता रहे थे कि धान वाली जो रोग लगते हैं। मैं सेकंड पॉइंट में और आए हूँ दीदी, ओकर सिंथेटिक पैराथ्रेट दवाई ऊपर ओकर ब्रेन में, दिमाग में हार्मोलिकोसिस नाम के क्रिया करते, ओकर कारण जिन ओकर प्रजनन क्षमता है कई गुना बढ़ जाते। अच्छा। जतका 150 अंडा देना है वो 200-400 अंडा दे चालू कर देते। अच्छा। तो ओकर कारण हमारा जो संतति है ज्यादा बनी। तीसरा कारण है जल लगातार जल भराव करके रखते किसान मन, कि पानी यहाँ मिल ही नहीं मिल ही करके, तो वो जल भराव भी ओकर कारण हवे। और ओकर नेक्स्ट कारण है अधिक उर्वरक ला, नत्रजन युक्त कीटनाशक फर्टिलाइजर उर्वरक ला देना, ओकर कारण से भूरा मोहला पौधा मन मीठा लगते। तो सीधा किसान के भाषा में बोलबो तो मीठा लगते, तो ज्यादा चूसल चालू कर देते। तो ये जिन 4 कारण हवे, तेकर किसान भाई निदान करे, सही दूरी में लगावे, सिंथेटिक पैराथ्रेट का उपयोग ना करे शुरुआत में, और पानी के एकांतर निकाले, फिर सिंचाई करे, निकाले फिर सिंचाई करे, इस तरह से वो करे। और एकर बाद भी अगर भूरा माहो पैद गया हवे आगे है, तो हमन जिन मैं दवाई बतावा था बहुत बढ़िया दवाई है, हमारे किसान मन है उपयोग करे हवे, और बिल्कुल सर्टिफाइड हवे, बिल्कुल बाजार में मिलते आप मन। तो एक दवाई हवे ट्राइफ्लूमेजोपायरिन। अच्छा। ट्राइफ्लूमेजोपायरिन, एकर 94 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से एक समान मात्रा 200 लीटर पानी मिला के करी, तो किसान भाई मन ला भूरा माहो से निजात मिल जाएगी। दूसरा दवाई है डाइनोटोफुरॉन। सर एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ राम दीदी। राम, कौन बोला था? गोविंद मानेश्वर बोलो दीदी, कन्या बालाघाट ले। जी पूछो, क्या पूछना है आप मन ला?
मोला जानकारी ये नहीं रही दीदी कि जैसे धान में ब्लास्ट रोग के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं कि हमारा ब्लास्ट रोग के किसे हमन पहचान सकन और एक उपाय का हो सकते जानकारी लेना रही। अच्छा सर बताएं। जी गोविंद भाई बहुत बढ़िया सवाल है। मैं एक सैंपल घलो लेके आया हूँ, किसान भाई मन समझ जाही करके। ये जन ब्लास्ट है तेने ये पत्ती मन में दिखत हुई ऐसने हो जाते तो एला मैं सामने दिखत हवे। एला आप मन मैं समझाता हूँ कि शुरुआत में आँख के आकार के धब्बा बनते, बिल्कुल नाव या आँखी के आकार का धब्बा बनी। वहाँ बीच बीच में तहने पेपर कसरी थे सफेद सफेद। अच्छा। वो धब्बा मन आपस में बढ़त जाते। अच्छा। ओकर बाद आपस में मिल जाते तब पूरा पत्ती सफेद सफेद हो जाते। ओकर कारण एकर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, ठीक से बाली नहीं बने, पौधा मुरझाए कस हो जाते, मतलब ओकर निस्तेजित हो जाते। तो हमन ओकर निदान करे बर एजॉक्सिस्ट्रोबिन नाम के दवा ला उपयोग करना चाहिए। एजॉक्सिस्ट्रोबिन ला लगभग 250 ml से 300 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करो तो ब्लास्ट निदान हो जाते हैं। जी 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 सर, धान की जड़ में भी आजकल एक लाल कीड़ा हो जाता है जिसके कारण धान की फसल जो है वो क्षति होती है उसमें। उसका निदान किस तरह से किया जाए? धान की जड़ों में ये नई समस्या आ रही किसान भाई, इसके बारे में भी अनभिज्ञ है कि जिसे हम लाल कीड़ा बोलते हैं, एक्चुअली है वो दीदी ब्लड वर्म है। अच्छा। ब्लड वर्म जो केचुए के समान ही दिखता है, छोटा केचुआ। केचुआ मोटे रहते हैं, उससे 3 गुना हम छोटा करें तो वो ब्लड वर्म कहलाता है। जी 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 तो सर इसमें बताएं, इसमें है क्या कहीं कुछ ऐसा नहीं है? इसमें तो नहीं है। ब्लड वर्म नीचे बिलबिलाता रहता है जड़ों में। अगर हम उखाड़ करके देखेंगे जड़ को तो नीचे की साइड में बहुत सारा बिलबिलाता रहेगा। वो करता क्या है? केचुए किसान भाई समझते हैं कि केचुए हैं, लेकिन केचुए नहीं होते। वो ब्लड वर्म क्या करता है, धान में 2 प्रकार की जड़ें होती है, एक सफेद जड़ और एक लाल जड़। अच्छा। तो जो सफेद जड़ है वो हमारा न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों को खींचता है, पानी को खींचता है, जितना ही पोषक तत्व है उसी के माध्यम से जाता है। ये ब्लड वर्म नीचे से काट देता है उस सफेद जड़ों को। सारे सफेद जड़ कट जाने से वो खींच नहीं पाता। अब पोषण हमारे बॉडी में जा नहीं रहा है, शरीर में नहीं जा रहा है, तो हमारा निस्तेज हो जाते हैं हम। वैसे धान का पौधा भी निस्तेज हो जाता है। तो इससे बौनापन आता है और फल फूल बाली धान में नहीं बन पाती। किसान को बाद में समझ में आता है कि जब ये छोटा क्यों रह गया, मैंने सारे कीटनाशक, खरपतवारनाशक, उर्वरक अच्छे से दिया, जैविक खाद डाला, केचुआ खाद डाला, फिर भी क्यों नहीं बढ़ रहा। जब कभी उखाड़ के देखते हैं तो इसमें ब्लड वर्म दिखाई देता है। किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि बौनापन अगर दिखाई देता है तो एक बार उखाड़ कर देख लें। अगर आपने खाद बहुत अधिक मात्रा में दिया है पिछले कई सालों में तो बिल्कुल ऐसे किसान भाइयों के क्षेत्र में, खेतों में ब्लड वर्म का प्रकोप हो रहा है लगातार। जी 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 सर, खेत की तैयारी के समय और मिट्टी परीक्षण करवा के या बीजोपचार करके ये कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं क्या कि जिससे कि फसल में रोग आए ही ना, कीट आए ही ना? कुछ ऐसे उपाय हैं? जी ये सभी समन्वित कीट नियंत्रण कहलाते हैं। और खेत की तैयारी के समय हम जैसे कुछ बातों का ध्यान रखते हैं जिससे आगे हम हमारा जो सिर दर्द है कीटों के कारण, खरपतवार कारण, वो कम से कम होता है। जी जी। तो हम खेत की तैयारी के समय हमेशा सलाह देते हैं, विश्वविद्यालय भी सलाह देता है कि अप्रैल मई के महीने में गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें, जिससे हमारा सूरज की गर्मी से लगभग सारे कीट खत्म हो जाते हैं, प्यूपा वगैरह भी खत्म हो जाता है। और जो छिपे हुए खरपतवार के बीज है वो ऊपर आते हैं, वो भी सूर्य की गर्मी से खत्म हो जाते हैं। और सही बीज का चुनाव करें ताकि हमें भविष्य में कोई समस्या ना है। और सिंचाई का भी मात्रक से सही रखें, अधिक सिंचाई या कम सिंचाई ठीक नहीं है। उर्वरक अनुशंसित वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पर ही दें। फसल परिवर्तन की प्लानिंग करें ताकि हम अधिक उसमें कीट व्याधियों को नियंत्रित कर सकें। अंतर्वर्ती फसलें लगाएं। जी हाँ जी हाँ, इससे कीट नियंत्रित किया जाए। सर विषय बहुत बड़ा है और समय हमारे पास कम है, हम इस विषय को फिर अगले समय लेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।